लिखे गए थे, माने ग्रंथों की रचना जब हुई थी और भारत में जब चिंतन चर्चा और उसके आधार पर व्यवस्थाएं और व्यवहार ये सब चलता था, तब अनात्मवादी दृष्टि का बहुत उहापोह नहीं था। उस समय भी अनात्मवादी लोग तो थे। ऐसा हम उपनिषदों में, भगवत गीता में तो हम पढ़ते हैं कि आत्मवादी है तो अनात्मवादी भी हैं, परंतु अनात्मवादी की चिंता करने लायक इतना बहुत नहीं था। आत्मवादी दृष्टि, आत्म तत्व का स्वीकार, आत्मा, ये सब बहुत स्वीकृत ऐसी शब्दावली थी और हमें बहुत अधिक परेशानी उसकी नहीं थी। बौद्धिक जगत में तो नहीं ही थे। बौद्धिक जगत में शास्त्रार्थ होते थे आत्मवादी दर्शनों के अंतर्गत। तो अनात्मवादी के साथ विमर्श नहीं होता था। अनात्मवादी का रास्ता और तरह से किया जाता रहा होगा या किया जाता था, परंतु आज के जगत में ये बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है विमर्श का। आत्मवादी दृष्टि और अनात्मवादी दृष्टि, अथवा मैं कहूंगी आत्मवादी और भूतवादी, ये दृष्टि दोनों आमने सामने ऐसे आ गई हैं। और दूसरा संकट है अनात्मवादी दृष्टि आत्मवादी दृष्टि पर हावी हो गई है। दुनिया आज चलती है अनात्मवादी दृष्टि से। डिस्कोर्स भी चलता है तो अनात्मवादी ही चलता है, उसका प्रभाव बढ़ गया है। चिंतन के क्षेत्र में ये प्रभाव दिखाई देता है। नैरेटिव सेट किए जाते हैं। इतना ही नहीं तो पूरी की पूरी शिक्षा अनात्मवादी दृष्टि के आधार पर ही चलती है। अब जैसी शिक्षा है वैसी ही नीतियां और व्यवस्थाएं होंगी, इसमें क्या आश्चर्य है। यदि अनात्मवादी दृष्टि से पढ़े हुए लोग आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, आईपीएस बनेंगे या वही प्रशासन में आएंगे, तो वो और तरह से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अनात्मवादी दृष्टि में अध्ययन करके वे उच्च विद्या विभूषित हुए हैं, तो वे दूसरा विचार कर ही कैसे सकते हैं? जब अनात्मवादी दृष्टि से पढ़े हुए लोग शासन में आते हैं, तब वे और किसी प्रकार की नीतियों की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? तो वैसे ही चलेगा। ऐसे ही लोग पीढ़ियों की परंपरा से यूनिवर्सिटीज में अध्यापक करके आते हैं, तो वे दूसरा कुछ पढ़ा ही कैसे सकेंगे? वही पढ़ाएंगे। तो जो देश को चलाने वाले लोग हैं, जो देश को चलाने वाला वर्ग है, वो पूरा का पूरा अनात्मवादी विचार से, अनात्मवादी दृष्टि से अंतर्बाह्य पूर्ण रूप से अभिभूत है, ओतप्रोत हुआ है। तब हम कैसे हमारी दृष्टि को बचाएं? बचाना तो एक बात है, परंतु उसके ऊपर जीवन कैसे खड़ा करें, व्यक्तिगत जीवन कैसे खड़ा करें, राष्ट्र जीवन कैसे खड़ा करें, ये तो एक बड़ा प्रश्न है। तो ये विचार के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में बहुत बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध है। उस युद्ध में उतरने के लिए हमारे पास शस्त्रास्त्र है क्या? वहीं से प्रश्न तो शुरू होता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी तो उसके अंतर्गत होती है। हम और क्या पढ़े हैं? कुछ नहीं पढ़े, हम वही पढ़े हैं। तो हमारे लिए भी ये युद्ध बहुत कठिन हो जाता है। तो ये तो एक विषय है, एक हमारा संदर्भ है। ये भीषणता कैसी है, विचार के क्षेत्र की भीषणता कैसी है, इसकी हम कल्पना करें। दूसरा है, विचार के क्षेत्र में यदि हम उतरना चाहें, युद्ध में उतरना चाहें, तो पहले तो हमारी दृष्टि क्या है, इसी की हमको जानकारी होनी चाहिए, इसी का हमको परिचय होना चाहिए। अब भारत के
जो आत्मवादी लोग हैं, जैसे हम यहाँ 5 लोग हैं, हम अपने आप को कहेंगे कि हम तो आत्मवादी हैं, माने भारतीय हैं। तो हमारी स्थिति क्या है? हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लोग होंगे, नहीं है ऐसा भी नहीं। भारत का पूर्ण जनसमाज भी अगर उस दृष्टि से देखें तो पूरा जनसमाज 2 भागों में विभाजित हो गया है। ये एक दूसरा संकट है, 2 भागों में विभाजित हो गया है। वो क्या है? शासन प्रशासन के क्षेत्र में यदि हमें नौकरी करनी है, यदि हमें चुनाव जीतना है, यदि हमें बड़े महत्वपूर्ण पद पर जाना है, तो हमको अनात्मवादी शास्त्र ही पढ़ने पड़ते हैं। उसी में हमें एक्सेल करना पड़ता है, आगे बढ़ना होता है। सरकारी माने उससे भी नीचे सरकारी नौकरी में कहीं पर भी जाना है तो उसी पढ़ाई को लेकर ही जाना होता है। दूसरा, पैसा कमाना है तो या तो नौकरी करो या उत्पादन करो या वाणिज्य करो, कुछ भी करो, कैसा भी करो, उसमें हमको अनात्मवादी नीतियों के अनुसार ही चलना पड़ता है। हम उससे बाहर तो नहीं निकल सकते, बाहर जा ही नहीं सकते। समाज व्यवस्था में उन्हीं के तत्व लागू है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के आधार पर ही आज की समाज को लागू होने वाली कानून पद्धति बनी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के आधार पर, व्यक्तिवाद के आधार पर। तो हमारी वर्ण, जाति, संप्रदाय, आचार पद्धति, कुलाचार, कुल परंपरा आदि का कोई स्थान ही नहीं है, उसको कोई मान्यता ही नहीं है। तो हमें उसी को अपनाने की बाध्यता तो निर्माण हो ही जाती है। और यूनिवर्सिटी वो तो इसका कारण भी है, इसका परिणाम भी है, और सब कुछ बिना बिना किसी दायित्व के, बिना ऐसे प्रवाह पतित की तरह, बिना कुछ सोचे समझे, बुद्धि को लागू किए बिना, कोई चाह हुए बिना, कोई मैंने ऐसा, अरे हम ऐसा कैसे पढ़ा सकते हैं, ऐसा एक बार भी कोई प्रश्न ही मन में निर्माण किए बिना वो चल रहा है। अनात्मवादी दृष्टि को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाना चल रहा है। रिसर्च तो उसी पद्धति से होती है, शास्त्र तो उसी विचार से लिखे जाते हैं, विमर्श सारे उसी पद्धति से होते हैं। तो कहीं पर भी कोई कोई स्थान ही नहीं है ऐसा। हमको पूरा व्यवहार का क्षेत्र है, पूरी व्यवस्था, नीति, शास्त्र, ये सब जो है वो अनात्मवादी दृष्टि से ओतप्रोत है। हमारे जैसे लोगों में, माने मैं अपनी संख्या भी हजारों लाखों की कह रही हूँ, लोगों की एक श्रद्धा है हमारे शास्त्रों पर, हमारी परंपराओं पर, हमारे संप्रदायों पर। तो एक संप्रदाय व्यवस्था हमारी है, एक हमारी कुल माने जिसको हम धर्म कहते हैं ना, वो संप्रदाय है। तो आचार धर्म है, हम व्रत, उपवास, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, दर्शन, पूजन, श्रवण, अर्चन, कथा सुनना, शास्त्र पढ़ना, ये सब करते हैं, ये सब करते हैं। परंतु ये एक प्रकार की श्रद्धा से करते हैं, बहुत ज्यादा विचार से नहीं करते। उसके ऊपर क्या संकट आ गया है तो हमें इसको बचाना है, परिष्कृत करता है, ऐसे नहीं करते। तो ये जो भारतीयता है, भारतीय दृष्टि है, जीवन दृष्टि है, ये हमारे बौद्धिक डिस्कोर्स का विषय नहीं है। ये हमारा भावात्मक दृष्टि से हम ये सब करते हैं। कभी शास्त्रों के अध्ययन में प्रमाण व्यवस्था भी हमारी नहीं है, हम बुद्धि प्रामाण्य से नहीं चलते,
हम शास्त्र प्रामाण्य से ही चलते हैं। शास्त्र प्रामाण्य तो हमारा उसके ऊपर विश्वास है, इसलिए होता है। हम बौद्धिक बुद्धि के क्षेत्र में कोई अगर हमारे शास्त्र को चैलेंज करता है तो बुद्धि के क्षेत्र में हम उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, ये तो हकीकत है। तो हमारा ज्ञान जो है, भारत की ज्ञान परंपरा, ये बुद्धि के क्षेत्र का विषय नहीं रहा हमारे लिए। भले ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, भले ही रिसर्च करते हो, हमारे शास्त्रों का रिसर्च भी हार्वर्ड ने या ऑक्सफोर्ड ने या और कोई यूनिवर्सिटीज ने जो पद्धति बताई है, पद्धति सेट की है, उसी के अनुसार चलता है। और सीधा एनसीईआरटी जैसा प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रमों में भी हमारी शब्दावली, हमारी तर्क पद्धति, हमारी बुद्धि, ये नहीं अलाउ ही नहीं करते। और हम भी कहते हैं हाँ वो नहीं समझते तो हम कैसे करें। तो हमारा जो भारतीय ज्ञान विचार है उसे हम बौद्धिक क्षेत्र में नहीं लागू करते। हम बुद्धि से नहीं समझते हैं, हम भावना से समझते हैं। और भावना से समझते हैं तो मानते हैं और उसका अनुसरण प्राइवेट लाइफ में करते हैं। मैं जानबूझकर प्राइवेट लाइफ कह रही हूँ क्योंकि, और देखो ना, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं ना, रिलीजन इज ए पर्सनल अफेयर, इट्स नॉट ए पब्लिक अफेयर। वो व्यक्तिगत रूप से आपको जिस भगवान का दर्शन करके जाना है जाओ, जैसे पूजा करनी है करो, वो तो अपने निजी निजी है। वो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो संप्रदाय, पूजा अर्चा, देवता देवी, व्रत, उपवास, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, मंदिर, ये सब अपना निजी मामला है, सार्वजनिक जीवन उससे नहीं चलेगा। तो इसका अर्थ है कि हम भावात्मक दृष्टि से हमारे शास्त्रों को भी मानेंगे। हम भावात्मक दृष्टि से ही उपनिषद के सिद्धांत भी मानेंगे। भावात्मक दृष्टि से वेद भगवान ऐसा कहेंगे और हमारे ऋषियों पर आस्था रखेंगे। ये सब भावात्मक है। कोई सिद्धांत हम बुद्धि से नहीं समझेंगे, कोई भी प्रतिपादन हम बुद्धि के अनुसार नहीं करेंगे। किसी भी विपरीत विचार का बौद्धिक आधार पर प्रस्तुत किए हुए विरोध का हम बुद्धि से उत्तर नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं ना, मैंने पिछले सत्र में 4 स्तर बताए थे। एक था भौतिक भूत दृष्टि, भावात्मक मन दृष्टि, भाव दृष्टि, बौद्धिक बुद्धि दृष्टि, आत्मिक आत्म दृष्टि। इसमें से हमारा स्तर कौन सा है? हमारा स्तर भावात्मक है। और भावात्मक भी इधर भौतिक व्यवस्थाएं, बौद्धिक व्यवस्थाएं इसके साथ जाता है तो बेचारा दब जाता है, क्योंकि वह निजी मामला है। फिर हमारा बौद्धिक क्षेत्र में जब डिस्कोर्स होता है तो शिकायतें ही चलती है, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके अनुसार व्यवस्था करो तो सब नाश होता है, ऐसा तो कहते हैं। परंतु हमारे पास शस्त्र नहीं है, हमारे पास अस्त्र नहीं है। अगर शस्त्र हैं तो हम उनको संचालन करना नहीं जानते हैं। अब अस्त्र शस्त्र नहीं अगर है और उसका संचालन करने का कौशल नहीं, और हृदय में साहस नहीं, और ऐसा नहीं इसकी रक्षा मुझे करनी ही चाहिए, ऐसा दृढ़ निर्धार नहीं, तो फिर हम बौद्धिक क्षेत्र में क्या करेंगे? हम आस्था को बड़ी मान लेते हैं, आस्था तो बड़ी है, परंतु वो तो भावात्मक स्तर है। बौद्धिक क्षेत्र का क्या, वो नहीं करते हम। मैंने वो अभी भारत में विगत 100-200 वर्षों से ये गायब है, गायब है। अब बौद्धिक दृष्टि की इतनी
विषम स्थिति है, आत्मिक का तो पता ही नहीं कुछ भी, क्या आत्मिक क्या होता है। आत्मिक अनुभूति नहीं होती है ऐसा नहीं है। आज भी महात्मा हैं, वे आत्मिक अनुभूति के आधार पर ब्रह्मांड के रहस्य, जीवन के रहस्य बताते हैं, परंतु हम लोगों ने बौद्धिक क्षमता खो दी है कि उस आत्मिक अनुभूति के वचनों को बुद्धि के स्तर पर समझा सके, भावात्मक स्तर पर उसको अधिक सुदृढ़ बनाए और भौतिक स्तर पर उसके आधार पर व्यवस्था बनाए। ऐसा आज हमारा कोई कोई प्रकार ही नहीं है, कोई स्वरूप ही नहीं है। ये समस्या है, ये समस्या है। तो जो रिसर्च की बात करते हैं, जो शास्त्रों के अध्ययन की बात करते हैं, और ये अनिवार्य है, और फिर मैं कहूंगी कि ये 100% जनसंख्या के लिए अनिवार्य नहीं है, उनके लिए आस्था पर्याप्त है। भावात्मक विश्व उनके लिए है, और वे अपनी भावात्मक दृष्टि से तो वे साउंड हैं। माने एक वर्ग ऐसा है कि जो भावात्मक और व्यवहारात्मक सबकी खिचड़ी बनाए हुए हैं। वो व्रत उपवास करेगा और व्रत के मूल नियम को नहीं मानेगा, कुछ भी करेगा। रात उदाहरण के लिए व्रत करते हैं तो रात्रि में जागरण करते हैं। अब ये रात्रि में जागरण करेंगे लेकिन फिल्म देखेंगे, तो काय के लिए जागरण किया जाता है ये नहीं मालूम। आस्था है, कहा है कि जागरण करना चाहिए, क्या करना है कि पूजा करनी चाहिए। वट पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष को धागे से धागा लपेटना चाहिए, ये आस्था से करते हैं। परंतु करते क्या है, हमारे मुंबई जैसे शहरों में वट वृक्ष की एक टहनी काट कर ले आते हैं और अपने घर में एक प्लास्टिक के गमले में मिट्टी भर के उसमें रखते हैं और उसको धागा लपेटते हैं। कुछ पता ही नहीं, आस्था है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है कि ये है क्या अंततोगत्वा। तो ऐसे बुद्धि के स्तर पर कुछ और करना, आस्था के स्तर पर कुछ और करना, और किसी को भी किसी का अधिष्ठान नहीं, और कुछ मन में प्रश्न भी नहीं आते, इसको वास्तव में मिथ्या कहते हैं। तो ऐसा मिथ्यात्व हमारे ज्ञान क्षेत्र में बहुत अधिक है। तो अधिकांश लोगों को शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, आस्था की आवश्यकता है। आस्था को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, उसी के अनुसार भौतिक स्तर पर व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। अब ये भौतिक स्तर पर तो और भी स्थिति एकदम ही खराब है, क्योंकि भारतीय बौद्धिक और आत्मिक स्तर पर जो ज्ञान प्रकट हुआ था, उसके आधार पर हमारी भौतिक व्यवस्थाएं बनी थी, वो आधार नष्ट हो गया। इसलिए भौतिक व्यवस्थाएं अनात्मवादी दृष्टि के अधिष्ठान पर चल रही है। आस्था के क्षेत्र में खिचड़ी है, और बौद्धिक स्तर पर भी बहुत अधिक प्रदूषण है। माने खिचड़ी भी हम नहीं कहेंगे, दाल चावल की खिचड़ी तो खाई भी जाती है और वो कभी स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी होती है, परंतु ये जो बौद्धिक क्षेत्र की खिचड़ी है उसमें तो हमको हारना ही हारना है, क्योंकि हमने उस युद्ध में भाग लेने के लिए शस्त्रास्त्र प्राप्त भी नहीं किए और उसका संचालन भी करना हम नहीं जानते हैं। और उसके साथ और जो दो बातें होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, हाँ कैसे नहीं, और दूसरा निर्धार होना चाहिए कि इस ज्ञान के पक्ष में हम खड़े रहेंगे और इस ज्ञान की रक्षा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा निर्धार नहीं है। जैसे राष्ट्र रक्षा के लिए होना चाहिए, उसी प्रकार से ज्ञान रक्षा के लिए भी होना चाहिए। ये चारों बातें गायब हैं, और आत्मिक स्तर पर जाकर ज्ञान प्राप्त करने की हमारी कोई
संभावना नहीं है, हम जानते ही नहीं कि वो होता क्या है, और हम कभी प्रयास भी नहीं करते। इसलिए मैंने ये सारा वर्णन क्यों किया? भारत के ज्ञान क्षेत्र की अभी ये स्थिति है, और उसको लेकर हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, और भगवत गीता पाठ करवाना चाहते हैं, और सुभाषित सिखाना चाहते हैं, और पूजा करना सिखाना चाहते हैं, और ये करते। क्या होगा? ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, ये इसका कुछ होता ही नहीं है। तो ज्ञान क्षेत्र को बुद्धि और आत्म तत्व, इसका अवलंबन चाहिए, इस क्षेत्र में जाकर काम करना चाहिए। और ये समाज के 10% लोगों ने किया तो पर्याप्त है। 90-60% की तो बात ही नहीं, 20-25% भी नहीं चाहिए, होते भी नहीं है, नहीं चाहिए। 10% लोगों ने भी ये किया तो 90% लोगों का ज्ञान क्षेत्र का व्यवहार सुकर हो जाता है। लेकिन ये 10% तो अनिवार्य है। हम इन 10% लोगों में आते हैं, इसलिए हमारा व्यवहार उन 10% लोगों जैसा होना चाहिए। हमारी ज्ञानचर्या, आप समझ रहे हैं ना, जैसे दिनचर्या होती है, ऋतुचर्या होती है, जीवनचर्या होती है, उस प्रकार से ज्ञानचर्या, हमारी ज्ञानचर्या उन 10% लोगों के जैसी होनी चाहिए। इसलिए इन सारी संकल्पनाओं को प्रथम समझो। इसलिए हम भरोसा, हाँ, हम आध्यात्मिक देश है, कोई हम मानते ही हैं, 100% मानते हैं। हाँ, आत्मा और परमात्मा ये मूल बातें हैं, हाँ, हम मानते ही हैं। हाँ, जगत में परमात्मा सर्वव्याप्त है, हाँ, मानते हैं। आस्था, ये आस्था है, ये शास्त्र प्रामाण्य है। तो हमारे शास्त्र कौन से हैं, इस बात में हमारा थोड़ा ढुलमुल हो जाता है। ये अनात्मवादी दृष्टि के लिए शास्त्र कौन से हैं, और आत्मवादी दृष्टि के लिए शास्त्र कौन से हैं, ये शास्त्र बुद्धि क्या है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। और इसमें जो शास्त्रार्थ होना है वो क्या है, उसमें जो विमर्श होना है वो क्या है, उसमें जो नैरेटिव सेट होना है वह क्या है, उसमें जो जीतना है वह क्या है। इसके लिए शास्त्र का अध्ययन और रिसर्च की दृष्टि, शोध और अनुसंधान ये होने चाहिए। इसलिए हमें इन संकल्पनाओं को बौद्धिक और आत्मिक स्तर पर पुनः अच्छे से समझना है। तो बुद्धि से समझने के लिए बुद्धि का व्यवहार चाहिए, आत्मिक दृष्टि से अनुभव करने के लिए आत्मिक स्वरूप का व्यवहार चाहिए। इतना ही है। आस्था हमारे पास है, दैट इज अवर प्लस पॉइंट, वो तो है। भौतिक में बहुत ज्यादा हमको नहीं समझता, थोड़ा समझता है, लेकिन क्या करें, सारी दुनिया विरुद्ध है। तो हमारा आलंबन, हमारा आश्रय केवल हमारी बुद्धि है। इस बुद्धि के आधार पर हम शास्त्रीय पद्धति से हमारी मूल संकल्पनाओं को समझ लें। ये हमारा अभी जो इस वर्ष का हमारा सामूहिक अध्ययन शुरू हुआ, उसका मुख्य सूत्र है कि बुद्धि से हम अपनी बातों को समझे, और फिर उसका विस्तार और फिर उसका क्रियान्वयन कैसे होगा ये समझे। उसके बाद बहुत समस्या नहीं है, पहले तो यही समझना ये मुख्य बात है। तो मैंने हमारी चर्चा के संदर्भ अभी बताए हैं। अब आपको इतना जो विवेचन किया, उसमें आपको कुछ पूछना है या बताना है, आपके सुझाव देना है, कैसे इसमें जाना ये कहना है, तो
हम बता सकते हैं, पहले बताइए। 5 मिनट हम उसी के लिए देंगे। 5 मिनट तो मैं कह रही हूँ, ज्यादा होगा तो भी कोई आपत्ति नहीं है।